वीडियो क्लास में फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग में से कोई कमेंट किए थे सर जो उस प्राचीन समय का जो जीवन था वो नहीं पता चला, कैसे आदिमानव लोग जीते थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा, बहुत समय, जिस समय शुरुआत में ही भारत या यूं कहिए इस विश्व में मनुष्य रहना शुरू किए थे, उस समय आदि मानव के रूप में थे और उन लोगों का मेन पेशा था घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना। उन लोगों के पास कोई भी कल्चर नहीं थी। उन लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं रहते थे, वे लोग वॉन्डरिंग लाइफ जीते थे। एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ भटकना काम था उनका। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ी। आंख का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। इन सबों का जब इन सबों का जब आविष्कार हुआ तो आप लोग पीछे क्लास में क्लास 6 में पढ़े थे कि धीरे धीरे मानव सभ्य समाज की ओर डेवलप होता चला गया। आज हम आप लोगों को बताएंगे नोमाड्स एंड इटिनरेट ग्रुप्स के बारे में। किस तरह से एक आदिवासी समूह का एक ग्रुप है, किस तरह से सभ्य कल्चर बनी। तो ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस तरह से जाति आधारित प्रथा भारत में शुरू हुई और कैसे कैसे जातियों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि शुरुआत में सभी लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद धीरे धीरे नोमाड्स, धीरे धीरे जो वॉन्डरिंग पीपल ही बच गए, जो वॉन्डरिंग पीपल ही बच गए। बहुत मतलब शुरुआत में जो वॉन्डरिंग लाइफ जीते थे, जो डेवलप नहीं कर पाए, वे लोग नोमाड्स के रूप में जाने गए। इन लोगों का पेशा ही अभी भी रह चुका था, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, भोजन की तलाश में जानवरों का शिकार करना और फूड इकट्ठा करना और खा जाना, बस। तो नोमाड्स, जैसा कि शुरू लाइन में ही बोला है, नोमाड्स वेयर वांडरिंग पीपल, मेनी ऑफ देम आर पर्सन्स हु roam from one pasture to another with flocks and herds. They lived on milk and other pasture products. They also exchanged wool, ghee, etc. with the villagers for grain, cloth, utensils, etc. They carried these goods on their animals and sold them as they moved from one place to another. And while further, many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to prosperous people. The most important traders, nomads, were called the Vanjars. Their caravan was called Tenda, and they transport food, grain on their bullocks for the armies. Also, Central Asian traders brought dried fruits, nuts, etc. to India on camels, and the Vanjars carried these to local markets on bullocks. बोलता है जो वॉन्डरिंग पीपल थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अभी भी भटक रहे थे, इन लोग नोमाड्स कहलाए। इन लोगों का मूल्य रूप से पेशा था कि इन लोग ऊन, घी जैसे सामान विलेजर से एक्सचेंज करते थे और उसके बदले लेते थे ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल, etc. इन लोग आपस में एक्सचेंज करते थे। और इस तरह से उस समय मानव समुदाय जो था दो वर्गों में बंट गया था। एक था जो अपने कला से कमाते थे, जिसमें क्राफ्ट्समैन आते थे, पेडलर्स आते थे, एंटरटेनर्स आते थे। इन सबों में एक समुदाय बंट गया था और दूसरा समुदाय था खेती करता था या जंगलों में भटकता रहता था, मवेशियां पालता था, मवेशियों को चराता था। तो दो समुदाय में धीरे धीरे लोग बंट गए। फिर से बताना चाहूंगा, एक समुदाय था खेती करता था, जानवर पालता था, जानवर चराता था और उन लोग घी, दूध, ये सब प्रोडक्ट्स ग्रोज करते थे, ये सब प्रोडक्ट का उत्पादन करते थे।
तो और दूसरे वर्ग के जो लोग थे वो लोगों को हेल्प करते थे, जिसमें अगर गांव की भाषा में बोले तो बरही हो गया, नाई हो गया, पैडलर्स हो गए, या इंटरटेनर मतलब म्यूजिशियन सिंगर्स, इन लोग हो गए। तो इन लोग मानव थे और मानव ही मानव को हेल्प करते थे। तो इस तरह से समाज धीरे धीरे दो वर्ग में बटा, नोमाड्स और अटेंडेंट ग्रुप्स में। तो नोमाड्स लोग जो होते थे वो अपने बल होते या यूं कहिए जानवर और कृषि पर आधारित होते थे, और जबकि अटेंडेंट ग्रुप्स के जो लोग थे वे अपने कला पर आधारित होते थे। इन लोगों में क्राफ्ट्स पर्सन जैसे कुम्हार, बरही, नाई ये सब आते थे, पैडलर्स आते थे, या फिर एंटरटेनर, म्यूजिशियन, सिंगर ये सब आते थे। तो धीरे धीरे यही व्यवसाय जब शुरू हुआ तो भारत में जाति प्रथा शुरू हो गया। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हुई, चेंज सोसाइटी, और नए कास्ट और सब कास्ट की उत्पत्ति हो गई। नए कास्ट और सब कास्ट की उत्पत्ति हो गई, जैसे स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट्स बोलता है स्पेशल कलाकार जो थे, स्पेशल कला जो थे उन लोगों में स्मिथ्स, कारपेंटर, मैसन्स, इन लोग जो था इकोनॉमी और समाज की जरूरत का सामान का उत्पादन करता था, जैसे सोनार आभूषण बनाते थे, जो वही थे फर्नीचर के सामान बनाते थे, कारपेंटर जो हुए, और उसके अलावा हम बार्बर्स जो था लोगों का बाल वगैरह काटते थे। तो यही सब वर्ग में धीरे धीरे लोग बंटना शुरू हो गया, और सभी लोगों को मतलब उस समय जो लोग थे उन्होंने अपने अपने कला के अनुसार अपना व्यवसाय शुरू कर दिए, और ये सभी दे रिकॉग्नाइज्ड जाति विद इन वर्ड्स। और बोलता है आप लोग को जैसा बताया थे शुरुआत में 4 वर्ण थे, सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये सभी 4 वर्ण जो थे वे सभी वर्णों में अब कास्ट और उसके बाद सब कास्ट की उत्पत्ति हो गई इन लोगों के पेशे के अनुसार। तो आगे चलकर बोलता है but only leading tribal families could join the ruling class. A large majority was taken in jatis of societies different lands such as Huns, Chandels, Chaluks and other were turned to Kshatriya Varna and called the Rajput. बोलता धीरे धीरे जो हुंस समाज के जो लोग थे, चंडेल समाज के जो लोग थे, चालुक्य समाज के लोग थे, ये सभी क्षत्रिय वर्ण में कन्वर्ट हो गए और इन सभी इकट्ठे रूप से अपने आप को राजपूत कहने लगे। तो राजपूत कास्ट नेम हुई, और उसके अंदर जो और भी बहुत सारे हैं जैसे हुंस हुए, चंडेल हुए, चालुक्य हुए, ये सभी लोग सब कास्ट की श्रेणी में आने लगे या वंशवाद में आने लगे। न्यू राजपूत clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They gradually replaced the order ruler, especially in agriculture area. बोलता है जो नए राजपूत की एक उत्पत्ति हुई वो 11वीं 12वीं शताब्दी के राजपूत जो थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और एग्रीकल्चरी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इन लोगों ने ज्यादा विकास किया। However, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest furniture had adopted Islam quite early. The Anika social order was not widely accepted in these areas. They also rejected the caste system. लेकिन बोलता है पंजाब, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, और उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिम के इलाका में जो ट्राइब्स रह गए थे, जो जनजाति रह गए थे, उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया, और बहुत जल्द ही इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, जाति प्रथा का विरोध किया सबसे पहले। और यही सब ट्राइबल में 2 ट्राइबल के
बारे में पढ़ने को दिया है। एक ओम्स के बारे में, पहला गॉड्स के बारे में और दूसरा ओम्स के बारे में। सबसे पहला केस स्टडी उसको बोलते हैं जिसमें कोई खास व्यक्ति या कोई खास समुदाय, कोई खास सोसाइटी के बारे में डिटेल अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाता है। तो आपका बुक गॉड्स पर केस स्टडी दिया है, मतलब गॉड्स ट्राइब्स के बारे में जानने को ज्यादा दिया है। इन द medieval period developed the tribal societies here emerging and they were gradually creating powerful state like caste based society। बोलता है मध्यकालीन समय में medieval पीरियड के दौरान बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी डेवलप हुए और उन्होंने पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया, क्रिएट हो गया। द वास्ट forested region here the Gonds tribe lived was called Gondwana। Each smaller clan of the large Gond tribe had its own raja or the king। In the early 16th century, a few large Gond kingdoms began to dominate the smaller ones। In the mid 16th century, Gond kingdom of Gad Katanga had 1,700 villages। Its administration gradually became centralized। The kingdom was divided into Gads। Each Gad was controlled by a particular God's clan। This was further divided into units and sub-units of 84, 84 villages and 12 villages and warlords 12 villages। The villagers practiced shifting cultivation। Trees and bush in the forest area were cut and burned। The crop has sown in the stage। In a few years, the land lost its fertility। They shifted to cut another area of the forest। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला केस स्टडी बोला है गॉड्स के बारे में। तो धीरे बोलता है द वास्ट फॉरेस्ट रीजन, जो घना जंगल था उसमें कुछ समुदाय जो थे वो अपने आप को गॉन्ड ट्राइब के रूप में जानते थे और इन लोग अपने आप में गॉन्ड ट्राइब जो थे, गोंडवाना अपने आप को कहते थे। और शुरुआत में ईच स्मॉलर क्लैन ऑफ द लार्ज गॉन्ड ट्राइब हैड इट्स ओन राइट। बोलता है जो भी क्षेत्र था गॉन्ड के अधीन, छोटे छोटे जो क्लान थे, ये सभी छोटे या बड़े क्लान जो थे गॉड्स का, ये सब अपने आप को अलग राजा मानते थे, अलग राजा मानते थे। ये लोग अपने राजा को राय भी बोलते थे। और इसके अलावा बोलता है 16वीं शताब्दी के अनुसार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही कुछ गॉन्ड किंगडम जो है डोमिनेट किया स्मॉलर को, और 16वीं शताब्दी के बीच में गॉन्ड सिस्टम जो है लगभग 70,000 गांवों का साम्राज्य बन गया। गॉन्ड साम्राज्य के अंदर, गॉन्ड किंगडम के अंदर लगभग 70,000 गांव आ गए और इसका एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो गया, मतलब पूरे राष्ट्र पे राष्ट्रीय हो गया। और इसके अलावा बोलता है ये किंगडम जो है, इसका जो साम्राज्य था धीरे धीरे गढ़ में कन्वर्ट हो गया और सभी गढ़ जो थे पार्टिकुलर गॉन्ड क्लान, ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय द पार्टिकुलर गॉन्ड क्लान। वो जो गॉन्ड क्लान जो गॉन्ड पे शासन करते थे उन्हें क्लान बोलता था। तो सभी गढ़ जो था अलग अलग गॉन्ड क्लान के अधीन था, अलग अलग गढ़ को अलग अलग गॉन्ड क्लान कंट्रोल करते थे। और इस तरह से बोलता है उस समय जो था दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। तो इसमें बोलता है यूनिट और सब यूनिट में बटा हुआ था और एक यूनिट 84 विलेज का होता था और एक सब यूनिट जो था 12 विलेज का हुआ करता था। और इस तरह से इन लोगों का द विलेजर्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और उस समय के जो लोग उस समय के जो विलेजर्स थे उस समय के लोग जो ग्रामीण गांव में रहते थे उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस शुरू कर दिया। इन्होंने ट्रीज और वसी को मतलब बांसों को
काटना और जलाना बहुत तेजी से शुरू किए और धीरे धीरे फसल उपजाना भी शुरू किया। बोलता है इन फ्यू इयर्स, कुछ ही वर्ष में द लैंड लॉस्ट इट फर्टिलिटी एंड दे शिफ्टेड टू कट अनदर एरिया टू द ऑफ द फॉरेस्ट। धीरे धीरे इन्होंने जंगल को काट कर जल्दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में कन्वर्ट कर लिया, उपजाऊ भूमि के रूप में कन्वर्ट कर लिया। पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ गॉड्स वर्शिप डिफरेंट गॉड्स एंड स्पिरिट अलोंग विद हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। बोलता है पार्टिकुलर अलग अलग जो ग्रुप था गॉड्स का, उन्होंने अलग अलग गॉड्स को पूजता था और आत्मा से संबंधित अलग अलग भगवान की पूजा करता था, अलग अलग देवी और देवते की पूजा करते थे। और उस समय भी आत्मा का प्रचलन था, आत्मा को वे लोग मानते थे। और ये सभी लोग हिंदू गॉड्स, हिंदू समाज में जो भगवान है या देवी देवता है, इससे बिलोंग्स करते थे, मतलब इन पर विश्वास करते थे। बेसिकली इक्वल गॉड सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस, वंस received land grants and became more influential. The gods chiefs now wished to be recognized as Rajput with the support of the Brahmins. Aman Das, the god king of Gar Katanga, took the title of Sangram Shah. His son Dalpat was married to Durgavati, the daughter of Salman, the Chandil Rajput king of Mahuba. Dalpat died early. Rani Durgavati ruled on behalf of her 5-year-old son Veer Naren. She also extended the kingdom. बोलता है बेसिकली इक्वल गॉड सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। जल्द ही गॉड समाज जो था धीरे धीरे अलग अलग सामाजिक अनइक्वल सोशल क्लासेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कोई समाज जो था ऊपर उठ गया और कोई समाज नीचे का नीचे ही दबा रह गया। इस तरह से लोग ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। ब्राह्मण जो थे बहुत सारे भूमि अपने अधीन कर लिए थे और गॉड का जो चीफ था अब राजपूत से संबंध रखना सोच रहा था। राजपूत से संबंध राजपूत जैसा इच्छा वो इन गॉड्स के मन में भी डेवलप हो गया। और इसमें तो ब्राह्मण की सहायता से अमन गॉड्स जो है, जो कटंगा गढ़ का राजा था, गौंड राजा था, इन्होंने अपना नाम बदलकर संग्राम शाह रख लिया। और उसका बेटा जो दालपत था राजपूत शासक सलमान की पुत्री से शादी कर लिया, जिसका नाम दुर्गावती था। तो आगे चलकर दलपत का मृत्यु तो जल्द ही हो गई, लेकिन दुर्गावती अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ चलाई और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य की। और इसके बेटे का नाम था वीर नरेन। गढ़ कटंगा earned much wealth by trapping and exporting wild elephant to other kingdom. In 1565, Asaf Khan, the Mughal general, attacked Garh Katanga. After first fight, defeat and death of Rani, the Mughal annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah, an uncle of Veer Naren. The Gond kingdom survived for some time, but they became much weaker. बोलता है गढ़ कटंगा जो था अपना साम्राज्य बहुत ही डेवलप कर लिया था। इन्होंने जंगली हाथी का व्यापार करके, जंगली हाथी का शिकार करके ये दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करता था, दूसरा साम्राज्य में एक्सपोर्ट करता था। और इससे इन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा, बहुत ज्यादा धन कमाया। लेकिन 1565 ईस्वी में आसफ खान जो मेनली रूप से मुगल थे, इन्होंने कटंगा गढ़ पर आक्रमण किया और रानी का जो दुर्गावती रानी थी उस युद्ध में पराजित हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। बहुत दिन सर्वाइव करने के बाद
ये गौंड साम्राज्य जो है पतन की ओर चला गया और उस पर मुगल साम्राज्य का राज, उस क्षेत्र पर भी मुगल साम्राज्य का राज स्थापित हो गया। नेक्स्ट केस स्टडी बोलता है ओम्स का, जो 1228 से 1826 तक था। The Oms originally belonged to the Maosan tribe of China. They moved from China to Burma. They moved from China to Burma and from there to Brahmaputra Valley under the leadership of Supa in early 13th century, having defeated the local rulers. Whereas the Oms established their kingdom in the Brahmaputra Valley, which was consolidated for the more than 300 years. बोलता है ओम्स वास्तव में चीन देश से बिलोंग्स करते थे। ये लोग चाइना की जनजाति थे जो म्यांमार जो है वहां पर चाइना से आए थे और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। वहां का जो लोकल रूलर था, जिसे लैंड लॉर्ड्स बोला जाता था, मतलब वहां के जमींदार को हराकर अपना साम्राज्य स्थापना किया और लगभग 300 से ज्यादा वर्षों तक वहां की शासन व्यवस्था अपने ऊपर कंट्रोल में रखा। By 1536 the kingdom of Assam was large kingdom which included much of eastern India. बोलता उस समय असम में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी उस समय असम में पूर्वी क्षेत्रों में भी बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और मुसलमान जो थे हिंदू ने Savarj Narayan was the most important ruler in 16th century. During the 16th century, they annexed the kingdom of Chhatraj and of Kochhajo and subjugated many other tribes. They used firearms as early as 1530. By 1660, they could even make high quality gunpowder and cannons. In 1662, the Oms were defeated by the Mughal under Mir Jumla, but direct Mughal control over the region could not last long. बोलता है लगभग उस समय ओम समाज के लोग 300 वर्षों तक अपने हाथ में शासन रखा और उसी समय आसाम में एक महान साम्राज्य की स्थापना हो गई थी जो स्वर नारायण के हाथ में उस समय का शासन था। हिंदू समाज के लोग थे और 16वीं शताब्दी में उनका साम्राज्य बहुत डेवलप कर गया था 1523 ईस्वी के लगभग में, लेकिन आगे चलकर 1660 ईस्वी में फिर से मुगल शासक मीर जुमला इस पर आक्रमण किया और 1662 ईस्वी में नारायणा को हराकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापना कर लिया। The Oms administration people were forced to work for the state. Each village had to send a number of packs by rotation. The number based on the case's adult males were engaged in building dams, irrigation system and other public works. Almost all adult males served in the army during war. People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Oms clan were thus broken up. By the mid-17th century, the administration became quite centralized. बोलता है उस समय जो ओम्स का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेना की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय जितने भी एडल्ट लोग थे वो सभी के सभी लोग युद्ध के समय में सैन्य सेवा देने को तैयार थे।
सैन्य सेवा देते थे और इसके अलावा दूसरी कार्य करते हुए ये अपने समाज की रक्षा के लिए सैन्य सेवा देने को तैयार रहते थे। इस कारण ओम्स समाज के लोगों को युद्ध के दौरान सेनाओं की कमी नहीं होती थी और the budgets was given land by village committee. Now new method of rice cultivation were introduced. A ration scheme from adjoining kingdom. The Oms worshipped their own tribal gods. In the 17th century, the king adopted Hinduism while keeping their traditional beliefs. Brahmins, poets, and scholars were given land grant. Theatre was encouraged. Accounts of Oms royal court known as Vangeance were also written. बोलता है उस समय ओम्स वर्ष के जो लोग थे वो नए विधियों से खेती करना शुरू कर दिए थे, कल्टीवेशन की शुरुआत किए थे, जिसमें राइस उस समय के प्रमुख फसल भी हो चुका था और नया फसल भी था। और ओम समाज के जो लोग थे अपने देवी देवता में विश्वास रखते थे, लेकिन बोलता है 17वीं शताब्दी में उसके राजा ने हिंदूवादी को स्वीकार किया और हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसी समय पोएट्स, विद्वान और अलग अलग लेखक डेवलप हुए और थिएटर सिस्टम मतलब नृत्य कला, आज का जो थिएटर था ओम समाज डेवलप कर चुके थे। मतलब ओम वर्ग के लोग भी ओम वर्ग के लोग के समय में भी थिएटर थी, उन लोगों ने ही थिएटर डेवलप कर चुका था। द पावर ऑफ ओम डिक्लाइंड इन द लैटर हाफ ऑफ 18th century when the armies invaded the Om's kingdom and set up the puppet Om king. Later the British defeated the Burmese in the first Anglo-Burmese war. बोलता है 18वीं शताब्दी के लगभग में ओम पावर की समाप्ति हुई, ओम समाज के लोगों के का पतन हुआ, लेकिन बर्मीज के द्वारा और बर्मीज पर भी उसके बाद इन बर्मीज लोगों को भी अंग्रेज ने हरा दिया और उसके बाद अंग्रेज शासित हो गए। इन द medieval period one based society and tribal society thus constantly interacted with each other. This led both of them to adapt and change. बोलता है मध्यकालीन युग में जो वर्ण बेस्ड कास्ट था, जो वर्ण आधारित समाज था और जो ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थे, इन लोगों के बीच कुछ हद तक ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड हुए, एक दूसरे से आकर्षित हुए और दोनों मिलकर इस संसार को बदलने का कार्य किया, बहुत सारा परिवर्तन किया। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बोलता है उसी समय और इस दुनिया में क्या हो रही थी। मैंगोस ट्राइब हियर Pastors and the hunter-gatherer tribe, they lived in a steppe grassland of the Central Asia and the forested areas further north. By 1206, Genghis Khan had united the Mongols and Turkish tribes into the well-organized, powerful military. He attacked many countries and created a big kingdom. His successor extended the empire at different point of time. It included part of Russia, Eastern Europe, China, and much of West Asia. बोलता है जिस समय भारत में ट्राइब लोग अपना साम्राज्य स्थापना कर रहे थे, उसी समय इस विश्व में अलग अलग जनजाति वर्ग के लोग अलग अलग साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, जिसमें मंगोल ट्राइबल जो थे वो सेंट्रल एशिया में डेवलप हुए और उसका लीड किए थे गेंगिस खान, और उसके अलावा उसके सक्सेसर, उसका जो उत्तराधिकारी होते गए, जो नए अपना साम्राज्य विस्तार करते गए और इस तरह से इन्होंने रशिया, ईस्टर्न यूरोप और चाइना, वेस्ट एशिया, ये सभी देशों पर भी अधिकार करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपका चैप्टर 11 का। आप लोगों का वर्क है जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, राइट ट्रू फॉल्स और डिफाइन टर्म, सती, नोमाड्स, ये सब के बारे में बताए थे। सती के बारे में बताए थे, जैसे कोई भी
महिला अगर विधवा होती थी, मतलब कोई भी महिला की अगर हस्बैंड डेट कर जाते थे तो उसके हस्बैंड के साथ उस वुमेन को भी जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा के नाम से जानते थे। नोमाड्स बोले ही बांडिंग पीपल को नोमाड्स बोलते थे। गढ़ भी बताएं और इंटरनेट ग्रुप के बारे में बताएं, तो लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने घर पर ही क्वेश्चन नंबर A, B, C और D सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ अगर बने तो E भी बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू।